तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको बिजनेस स्टडीज़ का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहाँ पे आप जाके इससे प्रीवियस वाला यानी कि पार्ट 1 अगर आप वहाँ उसको देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद इस पार्ट 2 को कंटिन्यू करिए, बिकॉज उसमें मैंने बेसिक्स डिस्कस करें। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। सो इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होते हैं। हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके 5 डायमेंशंस होते हैं, वो क्या कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। एंड साथ ही साथ हमारे एक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप का है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, चूँकि आपके सिलेबस में है एंड एग्ज़ाम में कई बार उसमें से शायद क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट 3 बचेगा जिसमें हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे एंड हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये होता क्या है? डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स द माइक्रो एंड मैक्रो, यानी कि ये इंडिविजुअल लेवल पे भी बात करेगा, एग्रीगेट लेवल पे भी बात करने वाला है। माइक्रो इन्वायरमेंट मीन्स स्मॉल और प्रिटेनिंग टू वन आइटम इन द इन्वायरमेंट, यानी कि माइक्रो यानी कि जैसा कि नाम वैसा काम, माइक्रो छोटा यानी कि एक या फिर बहुत ही छोटे, स्मॉल मीन्स स्मॉल और प्रिटेनिंग टू वन आइटम इन द इन्वायरमेंट, यानी किसी एक आइटम के इन्वायरमेंट में बात करने वाला है। इट रिफर्स टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि इसमें वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं विच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे परफॉर्मेंस या फिर वर्किंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। अ माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट। डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और टास्क इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब हम बात करते हैं माइक्रो के बारे में, वो माइक्रो था, ये मैक्रो, यानी कि अब हम एग्रीगेट या फिर बड़े लेवल पे बात करेंगे। अब हम इंडिविजुअल या फिर छोटे लेवल पे बात नहीं करने वाले। मैक्रो इन्वायरमेंट रिफर्स टू दोज जनरल इन्वायरमेंट और रिमोट इन्वायरमेंट अंडर विच अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड फोर्सेस इन इट्स माइक्रो इन्वायरमेंट ऑपरेट, यानी कि मैक्रो इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हो गया मैक्रो इन्वायरमेंट, इसके अंदर में हमारा जो है माइक्रो इन्वायरमेंट ऑपरेट करता है। तो यानी कि मैक्रो एक वाइडर टर्म है, माइक्रो हमारा एक छोटा टर्म हो गया। द मैक्रो इन्वायरमेंट इज नॉट इंटरेक्टेड विद रेगुलरली और डायरेक्टली बाय एनी एंटरप्राइज, यानी कि जो हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट होता है वो डायरेक्टली या फिर रेगुलर बेसिस पे हमें इफेक्ट नहीं करता है, इम्पैक्ट नहीं डालता है। द फोर्सेज ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं इसको हमने पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया था। एंड पोज थ्रेट्स टू द कंपनी, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी बताते हैं और खतरा भी हमें बता देते हैं। द मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारा मैक्रो है, माइक्रो में तो हमारे अपॉर्चुनिटी आ गई और हमारा क्या नाम से थ्रेट्स, यानी कि अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों आ गए हमारे लिए। और जो हमारे माइक्रो होते हैं वो हमारे लेस कंट्रोलेबल होते हैं देन माइक्रो फोर्सेस। द मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें इकोनॉमिक चीज़ें आती हैं, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, यानी कि इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट्स। और इसी को हमारे डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट भी आप कह सकते हैं। अब हमने जो पढ़ा मैक्रो में जो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसी को अब हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये क्या होता है? इट रिफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस
ऑल दीज फोर्सेस डेट हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़। हमारी वो सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस पे इकोनॉमिकली अफेक्ट करती हैं, हमें इम्पैक्ट करती हैं। वी नो दैट बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो बिजनेस होता है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि वो प्रॉफिट के लिए हम काम करते हैं, हम सामान बेचते हैं, बदले में हमें पैसा मिलता है और जितना भी हमने कॉस्ट लगाया अगर उससे ज़्यादा हम कमा लेते हैं तो हमारे लिए वो प्रॉफिट बन जाता है। देयरफॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ आर डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि हमारे पैसे पे डिपेंड करता है। अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमारी ग्रोथ होने वाली है, अगर हम लॉस कमा रहे हैं तो हमारा बिजनेस बंद होने वाला है। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वेरियस फैक्टर्स, यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, सच एज इन्फ्लेमेशन, इंटरेस्ट रेट, प्राइस लेवल, मनी सप्लाई इन द मार्केट। इन्फ्लेमेशन हमारा हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, प्राइस लेवल, मान लीजिए कोई चीज़ का लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो मान लीजिए जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो उनको जब हायर लेवल पर प्रोडक्शन करना होता है तो वो बैंक से लोन लेते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है प्रॉफिट कम होने वाला है। प्राइस लेवल अगर बढ़ जाता है किसी रॉ मटेरियल का तो हमारा जो मेन गुड यानी जो फिनिश्ड गुड्स होगा, जो कंज्यूमेबल गुड्स बनेगा, वो हमारा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है हमारा जो क्या नाम से प्रॉफिट है वो कम हो जाने वाला है। वहीं पे अगर रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो कम हो जाता है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई इन द मार्केट, हमारे मार्केट में कैसे मनी सप्लाई हो रहा है वो भी हमारे एक प्रकार का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है एंड वो हमारे बिजनेस को इकोनॉमिकली इफेक्ट करता है। These factors serve a business as an opportunity और as a threat to business, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और साथ ही साथ हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट भी यानी कि खतरा भी हो सकते हैं। Therefore, मैनेजमेंट ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड ट्राइज टू चेंज थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटी, यानी कि मैनेजमेंट की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं केवल उसको पाएँ या फिर जो हमारे खतरे आ रहे हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लें। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, द राइज इन द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कॉस्ट टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमारी कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सोशल इन्वायरमेंट के बारे में। सोशल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इन्वॉल्व्स कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन दैट हैव लास्टेड फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे पिछले कई साल से चलते हुए आ रही हैं, जैसे कि हमारा कल्चर हो गया, हमारे त्यौहार हो गए, ये सारी चीज़ें। Any change in the social environment will affect the demand of a product, supply of labor and capital, यानी कि अगर कोई भी चेंज हो रहा है हमारे सोशल इन्वायरमेंट में तो हमारा जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो चेंज हो सकती है, हमारी जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो चेंज हो सकती है, या फिर हमारी जो कैपिटल यानी जितना पैसा हमने लगाया है वो भी चेंज हो सकता है। अगर अब इसका जो एग्जांपल है डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, इसका मुझे याद है इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस में जाना था कि मान लीजिए आजकल क्या हो रहा है कि लोग जिम जाना ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हैं, एक्टिव लाइफ को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जंक फूड कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा उससे, और जो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है जैसे कि फ्रूट्स हो गए या फिर प्रोटीन्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, तो इन सब की सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी इन विच इट ऑपरेट्स, यानी कि हमारा बिजनेस जो है सोसाइटी का पार्ट है एंड कोऑपरेशन बिटवीन बिजनेस एंटरप्राइज एंड सोसाइटी विल सी अ बूम एंड विल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि अगर आप जो हमारा सोसाइटी है और जो हमारा बिजनेस है, अगर बिजनेस को हम सोसाइटी के साथ साथ चलाएंगे, उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो बूम होगा और हमारे बिजनेस में ग्रोथ आने वाली है एंड विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज वेयर एज एनी कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन देम मे लीड टू अ डिजास्टर, यानी कि अगर कुछ ऐसा होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो सोसाइटी को चाहिए बट हम वैसा नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, रिजल्टिंग इन डिससेटिस्फैक्शन अमंग्स इट्स कस्टमर एंड रिजेक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हमारे कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे और हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, इन इंडिया various festival occasions like Holi, Diwali, Eid, Christmas, New Year provide lot of opportunity for manufacturing greeting cards and sweets, producing garments and many other businesses and services. Social trends usually provide various opportunities and also threats to the business enterprise. Like at present there has been a health conscious, इसका मैंने एग्जांपल ये कि हेल्थ कॉन्शियस एक ट्रेंड चल रहा है कि इंस्टाग्राम आप देख लीजिए, व्हाट्सअप देख लीजिए, लोग जिम जाना प्रमोट कर रहे हैं, भले ही एक्सरसाइज ना करें लेकिन हाँ जिम जा रहे हैं, वहाँ पे फ़ोटो ज़रूर लगा रहे हैं खींच के कि हाँ मैंने आज वर्कआउट किया, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड आ रहा है।
and fitness trend, especially amongst urban people that has brought in lots of change in this system। यानी कि अगर आप हमारे कह सकते हैं इंडिया में बहुत सारी फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें कि हमारी मिठाइयाँ बनती हैं और क्या नाम से कपड़े नए नए बनाए जाते हैं, नया नया फैशन आता है, तो वो सीज़न के हिसाब से हमारा बदलता रहता है। अगर मान लीजिए होली के टाइम पे जैसे गुजिया बहुत ज़्यादा चलती है, तो अगर आप गुजिया नहीं बनाएंगे या फिर अदर कोई चीज़ बना रहे हैं जो चीज़ उस सीज़न के लिए कैपेबल नहीं है, तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। टेक्नोलॉजिकल अगर हम देखें इन्वायरमेंट, द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस रिफर्स टू ब्रॉड फीचर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन विच अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट्स। यानी कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट वो होता है जिस टेक्नोलॉजी यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और जिस फीचर्स ऑफ साइंस को यूज़ करके अपना बिजनेस करती है, वो हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंडर में आता है। इट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू इनोवेशन एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। यानी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, इसमें इनोवेशन आता है, यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट है डेली नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते, नई नई मशीनरीज आती हैं, एंड साथ ही साथ हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट जो पहले से एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसको और भी ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है। विच प्रोवाइड्स अ न्यूयर बेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जिससे हमें नई नई चीज़ें प्रोड्यूस करने का ईजी नए नए तरीके से नई नई चीज़ें प्रोड्यूस करने का मौका मिलता है। एंड ऑल्सो इफेक्टिव मेथड्स टेक्निक्स फॉर ऑपरेटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि नए नए तरीके हमें मिलते हैं कैसे कैसे हमें बिजनेस करना चाहिए, एंड साथ ही साथ हमें नया नया चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांस क्रिएट्स अ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स। यानी कि टेक्नोलॉजिकल अगर आप एडवांस है तो आपको अच्छे तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे और एक अच्छे मेथड से कर पाएंगे। देयरफॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट अडेप्टेबल टू न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इट्स सर्वाइवल। अगर आपको आपके बिजनेस को लंबे टर्म तक सर्वाइव करना है और एफिशिएंटली करना है, अगर मैं बात करूं, तो आपको टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर आप देखें, एलईडी रिप्लेस सीआरटी मॉनिटर्स। यानी कि हमारे जो सीआरटी मॉनिटर वो डिब्बे जैसे मॉनिटर्स आते थे, आजकल आप देखते स्लिम एलईडी मॉनिटर्स आते हैं। एंड कंप्यूटर्स विथ मल्टीपल वर्ड प्रोसेसर रिप्लेस सिंगल वर्ड प्रोसेसर। डिजिटल वॉचेस हैव किल्ड द बिजनेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस। आजकल आप देखते हैं ट्रेडिशनल वॉच एनालॉग वाली ज़्यादा लोग नहीं लगाते, ज़्यादातर हो गया डिजिटल वॉच जो टच वाली आजकल आती है उसी को लगाया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे हमारा चेंज आ रहा है, एक इनोवेशन हो रहा है, हमारा साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है। फोर्थ वन इज हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, इट रिवर्स टू ब्रॉड फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट्स। यानी कि जहाँ पर भी हमारा बिजनेस चल रहा है वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है ये उसको दर्शाता है। इंक्लूडिंग पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। यानी कि जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, पैलेस्टाइन इजराइल वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे इतने समय वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पूरा हिला हुआ है, वहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, करेंसी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं, और जो वहाँ सामान जो चीज़ें बिक रही हैं वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस दुगना या 3 गुना हो चुका है। And specific attitudes that the elected government representatives hold towards the business enterprise। यानी कि ये भी देखना ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे बिजनेस एंटरप्राइज को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं। These forces सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे डे टू डे फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं। वेन एवर देयर इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इट इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ बिजनेसमैन। अगर आपके कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो आपके जो बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे एंड उनका जो बिजनेस वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। It increases the confidence of businessmen toward the political parties as they function within the framework of the political environment। यानी कि political environment के अंदर हमारा जो confidence है businessman का वो बढ़ जाएगा political parties के लिए। इसका एग्जाम्पल देखा जाए, आफ्टर ओपनिंग अप द इकोनॉमीज इन द 90s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड MNCs टू बूस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी कि हमारी जो 90s के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने MNCs को कह दिया था कि पहले क्या था कि सारी चीज़ें जो थी वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, बट फिर क्या हुआ कि कुछ कुछ चीज़ों को दे दिया गया प्राइवेट सेक्टर को, और जो हमारी इकॉनमी थी वो मिक्स्ड इकॉनमी में कन्वर्ट हो गई। इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारी हमारी इकॉनमी को ग्रोथ मिल गया।
इसी चीज़ में जो ये एग्जांपल है, इसको आज ही के वीडियो में जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया है उसमें हम डिटेल में देखेंगे कैसे हुआ था। Namely, food producing industries like Pepsi Cola, IT companies have found Hyderabad, Bangalore, Chennai, Pune, Noida, Kolkata, etc. to be the most suitable location primarily due to supportive political environment in these cities. यानी कि जैसे कि आपका IT हब बना हुआ है आज के, बैंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, नोएडा हो गया, तो इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं सपोर्टिव था IT सेल्स के लिए। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल इन्वायरमेंट। इट रिफर्स टू द ब्रॉड फीचर ऑफ लेजिस्लेचर इन विच अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट्स। यानी कि हमारा लेजिस्लेचर को दर्शाता है कि हमारा जो लेजिस्लेचर इन जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, वो हमारा कैसा है हमारे अराउंड, इंक्लूडिंग वेरियस लेजिस्लेशन विच आर प्लेस्ड एंड पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट ऑल स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि वो कानून, वो सारी दायरा और जो वो सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करेंगी एंड उन्हें इशू किया है पार्लियामेंट के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ने। इट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड कोर्ट्स ऑल्सो ऑन रिकमेंडेशन मेड बाय वेरियस कम्युनिटीज़। यानी कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, उन्होंने कोई आदेश दिया है, कोई लेजिस्लेशन बनाया है, या फिर हमारी कुछ कमेटीज़ बनती हैं, हमारी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बहुत सारी कमेटीज़ बनी हुई हैं, उनका कोई रिकमेंडेशन हो गया कि गवर्नमेंट को कि हाँ आपको ये नियम लाना चाहिए, तो वो भी लागू होता है। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड फॉर प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग। नॉन कंप्लायंस विद द लॉ विल अट्रैक्ट पनिशमेंट एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। यानी कि अगर आप गैर कानूनी चीज़ें करते तो सिंपल सी बात है, आपको पनिशमेंट मिलेगा। लॉफुल बिजनेस करना है और अच्छे से लीगल चीज़ें भी करनी है। एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे कि हमारा बना हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 बना हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, ट्रेडमार्क एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है। दीज एक्ट हैव बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट विच हैव बीन फॉलोड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको ये फॉलो नहीं करना है। जितनी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये सारे जो एक्ट हैं, लॉज हैं, इसको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा जो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है वो ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे, हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है जो कि है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट refers to all these forces that have an economic impact on business activities. We know that the business is an economic organization, therefore it's ये वही सारी चीज़ें जो हमने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। अब बस इसको जो हमारा फर्स्ट वाला था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डायमेंशन वाला, इसको ये इसी चीज़ को अब हम डिटेल में जानने वाले हैं कि इसमें क्या था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, हमने ये तो जान लिया कि हमारा जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो क्या होता है। अब हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे, उसके कुछ फीचर्स जानेंगे एंड कुछ चीज़ें जानेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमारा स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ये क्या है, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The stage of economic development of the country means the physical frame and framework environment। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो हमारा स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है कंट्री का फिजिकल फ्रेम क्या है और उसका फ्रेमवर्क इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। The type of economic system determines the role of the public and private sector in India। यानी कि ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे हमारी तीन टाइप्स ऑफ मेजरली इकोनॉमिक होती है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो ये दर्शाता है कि आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी पावर आपके पब्लिक के पास है और कितनी पावर आपके प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम ऑपरेट्स वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट एंड इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि जैसे कि हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे हमारा कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट करी जाती है, कुछ चीज़ें प्राइवेट एंटरप्राइजेस के द्वारा रेगुलेट की जाती है और दोनों मिक्स्ड होती हैं।
नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन टू द चेंजेस इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स 5 ईयर प्लान एंड एनुअल बजट। यानी कि हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि इसके थ्रू हम ये जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है या फिर जो हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, हमें उससे कैसे टैकल करना है, उसको कैसे अडेप्ट करना है, उसको कैसे मतलब उसके अकॉर्डिंग खुद को कैसे चेंज करना है। इसका सही एग्जांपल आप देख सकते हैं, 5 ईयर प्लान होता है हमारा, और एक है जैसे कि एनुअल बजट जो हमारा हर साल बजट आता है कि इस साल डिफेंस में इतना जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना जाएगा, हॉस्पिटल एड में इतना जाएगा, तो वैसी सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी, देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज डैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। यानी कि बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है जो हमारे बिजनेस के डिसीजंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। जैसे कोई पॉलिसी ऐसे बन गई कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन करोगे तो आप गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी अगर आप वो मशीन खरीदते हो, तो उससे क्या होता है हमारा बिजनेस का डिसीजन बदलता है। सच एज मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसी, देयर आर वेरियस, सॉरी यहाँ पे ये हो चुका है रिपीट, इसको यहाँ पे ऐसे काट देते हैं, अब ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तब हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या हालत था। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वॉज मोस्टली एग्रीकल्चरल एंड रूरल इन नेचर। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे इंडिपेंडेंट थी, सॉरी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, और रूरल इन नेचर यानी कि बहुत सारे गांव वाला एरिया था, बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिटीज़ वगैरह टाइप का नहीं था। विद ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिविंग एंड कैरिंग आउट देयर ऑक्यूपेशंस इन विलेज। यानी कि 85% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो हमारी गांव में रहती थी, हमारा पूरा जो कंट्री है वो गांव था। लो प्रोडक्टिविटी एंड इनएफिशिएंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन वर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन। यानी किसी को किसी काम करने के लिए हमारे पास लो प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि बहुत किसी काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, जिससे कि हमें ज़्यादा मैन फोर्स या फिर हमारे लेबर्स की ज़्यादा मेहनत लग रही थी। There was no good public health care system due to which several communicable diseases were spreading everywhere। यानी कि हमारा जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री थी, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था उस टाइम पे, एंड बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैल रही थी हमारे पूरे इंडिया में। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात कर लिया इन 3 पॉइंट्स में कि जब हमारी देश आज़ाद हुआ था भारत देश, तब हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की क्या हालत थी। अब हम बात करने वाले कि हमारा जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है अब तक क्या हमारे चेंजेस हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि हमारा गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग करी टू रिवाइव द इकोनॉमी फ्रॉम द डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रिटिश रूल। यानी ब्रिटिश रूल के द्वारा जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हुई थी, हमें जो भी लॉसेस हुए थे उसको टैकल करने के लिए और इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग करी थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलपमेंट प्लान अडॉप्टेड बाय इंडिया। यानी कि डेवलपमेंट प्लान हमारा बनाया गया था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, इंडियाज डेवलपमेंट प्लान एम्ड एट इनिशिएटिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑर्डर टू डिक्रीज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। यानी कि हमारे इकोनॉमिक प्लान ऐसे बनाए गए थे जिससे कि हमारा जो बेरोजगारी थी, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसको टैकल किया जा सके, उसको कम किया जा सके, और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाया जा सके, जिससे कि हमारी जो पॉवर्टी है वो कम हो जाए हमारे भारत देश की। देयर बाई इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। यानी कि अगर पॉवर्टी कम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल हमारा बढ़ जाएगा। सेकेंड वन इज इट एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग अ वेल बिल्ड इंडस्ट्रियल बेस फोकसिंग ऑन हैवी एंड प्राइमरी इंडस्ट्री। यानी कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसे बनी थी कि हमारी जो प्राइमरी और हैवी इंडस्ट्रीज थी उस पर ज़्यादा हमारा फोकस था, जिससे कि हमारे इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है वो अपग्रेड हो जाता।
With respect to economic planning, the government gave responsibilities of infrastructure industries to the public sector. यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डेवलपमेंट था वो हमारे पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया, प्राइवेट को नहीं दिया गया, गवर्नमेंट ने उसको अपने ही पास रखा. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स. यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था वो गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथों में लिया, और जो कंज्यूमर गुड्स थे यानी कि जैसे हमारे जो रोज़ का सामान हो गया, खाने पीने का चीज़ हो गया या फिर अदर जो चीज़ें हो गई, उसको हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि भाई आप उसको प्रोड्यूस करो. मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न वॉज अडॉप्टेड बाई गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द सोशलिस्ट पैटर्न. यानी कि हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी लाई गई, मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को फॉलो किया गया, उसमें भी हमारा जो सोशलिस्ट पैटर्न था उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी. द गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग टू रिवाइव, ये हो चुका है. एंड उसी के साथ हमारा ये भी हो चुका है डन. और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. बट इससे पहले आप इस वीडियो को बंद करें. ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड हो चुकी है. अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच. इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें. जय हिंद.